So let's talk about dimensional analysis. ठीक है, अब यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस को समझो, उससे पहले हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज एंड अबाउट द फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती हैं, उसके बारे में हमने बेटा अभी डिस्कस किया, राइट। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे हम तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, लाइक यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, राइट। तो आप सभी बच्चे साइंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, बट जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जो किसी अदर बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स या आर्ट बैकग्राउंड से, तो उस कंडीशन में उनको भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनके बारे में उनको भी पता होना चाहिए, राइट। बिकॉज जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक नीड जो वाली जो चीजें होती है, वो उनको भी पता होती है। इसीलिए बेसिक्स की अगर हम बात करें तो देयर आर फ्यू फंडामेंटल यूनिट जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए, जिसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का हमने नाम दे दिया तो वो उस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या किया कि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी हैं फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, जिन फिजिकल क्वांटिटीज को हमने सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंबल से जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो साइंस के स्टूडेंट या कॉमर्स का स्टूडेंट को भी पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। बात आ रही है समझ में आपको? तो यहाँ पर हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में। किसके बारे में बेटा बात करेंगे? सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं वो देखिए, यहां पर देखिए। लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहां पर देखिए, नेम ऑफ द क्वांटिटी, देन इसका यूनिट एंड देन इट्स सिंबल, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कौन सा हम यूनिट क्वांटिटी लेके चलेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास की। तो मास जो है उसका यूनिट क्या होता है बेटा? मास का यूनिट क्या होता है? केजी, और उसका सिंबल क्या होता है? सिंबल है एम, ठीक है। सिमिलरली दूसरी यूनिट है, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। अब लेंथ को हम बेटा मेजर करते हैं मीटर के अंदर, मीटर, ठीक है। और उसका सिंबल क्या होता है? एम, एल 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 एल, एल, एल से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम डायमेंशन को स्टडी कर रहे हैं बेटा, तो हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। देन टाइम, टाइम। तो टाइम को हम मेजर किस में करेंगे बेटा? सेकंड के अंदर, सेकंड में, ठीक है। और इसका सिंबल भी हम ले लेते हैं, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन करंट। तो करंट का यूनिट क्या होता है बेटा? एम्पियर, करंट का यूनिट होता है एम्पियर, और उसका सिंबल। एम्पियर। अब कुछ लोग उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस में कुछ लोग उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का हम मेजर कर सकते हैं केल्विन के अंदर। अब कुछ लोग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, या फिर उसे रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन से। देन ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को बेटा यूनिट होता है कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। और उसको कैंडेला, रिप्रेजेंट भी सीडी से ही किया जाता है, सीडी कैपिटल से। सी एंड स्मॉल डी। देन मोल या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले चीज तो उसका यूनिट होता है मोल, और उसको हम मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो यहाँ तक क्लियर है पहली चीज? यस सर, क्लियर। यस सर। तो यहाँ पर हमने ये जो फिजिकल क्वांटिटीज ली हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने देख लिया, उसका सिंबल क्या है वो हमने यहाँ पर देख लिया। अब अगर हम यहाँ पर देखें बेटा, बात करें लेंथ की, तो लेंथ में तो अब डिस्टेंस भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। तो लेंथ जो है, अब डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट, दोनों को ही अगर आपको रिप्रेजेंट करना है सिंबल से, तो आप सिंबल से उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? यस और नो? यस सर, समझ में आ Yes, रहा है sir. यहाँ तक? यस सर, Yes, sir. क्लियर। ओके गुड। दूसरी चीज अगर हम बात करें टाइम की,
अब टाइम को बेटा अगर हम देखें तो बेसिकली रिप्रेजेंट तो हम उसको, उसका यूनिट तो सेकंड ही होता है ऐसा यूनिट की अगर हम बात करें तो। ये सारी जो हमने लिखी हैं दोज ऑल आर द ऐसा यूनिट। लेकिन अगर यहाँ पर हम समझें कि हम टाइम को आवर में भी मेजर करते हैं, मिनट में भी मेजर करते हैं, राइट, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से फिर हम उसे सेकंड में नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, आवर में। अदरवाइज अगर कोई कहे कि कितना टाइम हुआ है तो बोलेगा 60 सेकंड हुई, तो अब 60 सेकंड का मतलब क्या होता है, 1 मिनट, राइट। कोई कहेगा कि 60 मिनट्स हुई है, तो उसको अगर आप सेकंड में बोलोगे तो क्या बोलोगे, 3600 सेकंड। तो कोई आपसे पूछेगा कि कितना टाइम हुआ है, कोई आपसे पूछता है कि कितना टाइम हुआ है और आपको बोलना है कि 1 आवर हो चुका है, तो 1 आवर को फिर आप ऐसा नहीं बोलोगे 3600 हुई, राइट, ऐसा तो नहीं बोलने वाले हो, यस और नो, यस सर। राइट। यस सर। तो यहाँ पर यही चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक यूनिट जो है वो तो क्या है आपकी सेकंड ही है, ठीक है बेटा। देन टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है उसका, केल्विन होता है, ओके। अब इन ये जो क्वांटिटीज हमने लिखी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी अगर हम लिखते हैं तो दैट आल्सो विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एल ओनली, चाहे आप डिस्टेंस लिखें चाहे आप डिस्प्लेसमेंट लिखें, हम उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एल से ही रिप्रेजेंट करेंगे, यस और नो, ठीक है। यस। अच्छा, अब अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर बॉडी का एरिया, तो एरिया का मेजरमेंट क्या होता है, एरिया मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होती है। एरिया को हम क्या लिखते हैं, लेंथ इंटू विड्थ। तो दोनों को जब आप मेजर करते हो, लेंथ करो या विड्थ करो, दोनों के लिए आपको क्या सिंबल यूज करना पड़ेगा, एल मीटर एम इंटू एल। तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर नहीं बोलते हैं अब, लेकिन यहाँ पर देखो, जब आप उसे डायमेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं तो आप एल स्क्वायर नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे एल की पावर 2 या फिर L2, समझ में आया। जैसे अगर हमें मास को रिप्रेजेंट करना है सिर्फ, तो हम लिखेंगे m0, सॉरी, अगर सिर्फ मास को रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखेंगे m1 L0 T0, MLT इसे कहते हैं बेटा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे m0 L1 T0, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम को रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखेंगे m0 L0 T1, और इस तरीके से आप इसमें ब्रैकेट में रखेंगे इसे इस तरीके से, ठीक है। अब एक चीज, अगर आप चाहें तो सिंपल इस तरीके से भी लिख सकते हैं m1, इसे लिख सकते हैं L1, और इसे लिख सकते हैं T1, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये ब्रैकेट में जो रखा है उसका ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर कई बार ब्रैकेट में नहीं लिखा होता है तो बोल देता है कि ब्रैकेट में नहीं लिखा है तो मार्क्स काट देंगे, ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। सिमिलरली अगर हम जैसे यहाँ पर देखा कि मैंने एरिया का लिखा L2, तो सिमिलरली अगर हम बात करें वॉल्यूम की, बेटा किसकी बात करें, वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट तीनों को हम L से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो डायमेंशन बनेगा वो क्या बनेगा, L3 बनेगा। क्या बन जाएगा बेटा, L3। देखिए मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये m डैश नहीं है पहली चीज, तो इसे हम कहते हैं बेटा m1। क्या कहेंगे बेटा, m1। अगर हम सिर्फ मास को रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने डायमेंशन लिखी है उसकी, अगर मास है तो मास की डायमेंशन क्या होगी, तो हम लिखेंगे m1 L0 T0। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, और यू कैन राइट m1, दैट्स इट। अब यहाँ पर या तो m की पावर 1 बोल सकते हो या तो आप m1 बोल सकते हो। फिर सिमिलरली लेंथ, तो लेंथ में हमने लिखा है m0 L1 T0, और टाइम को लिखा है m0 L0 T1, ठीक है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, लेंथ को सिर्फ और सिर्फ आप L1 से लिखे, टाइम को सिर्फ और सिर्फ T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोलो आई बात समझ में। सर पर उसमें एल और टी मेंशन करना क्यों जरूरी है? देखिए ये जब हम डायमेंशंस लिखते हैं बेटा, अभी आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इस चीज की क्लैरिटी मिलेगी कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो
हमारे पास में ऐसी डायमेंशन आएंगे जिसमें हो सकता है MB हो, LB हो, TB हो और एम्पियर भी हो। ठीक है, तो ये तो जस्ट एक पैटर्न होता है जिसे आप नोटिस करेंगे, MLT जिसे हम कहते हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। ये यूज टू हर जगह आपको ऑलमोस्ट सभी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसमें कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए इन तीनों को हम मेजोरिटी टाइम साथ में लिखते हैं। बट अगर आप चाहें तो सिर्फ इंडिविजुअल भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे मेंशन किया है उस तरीके से। ठीक है, अब आप समझिए, अगर हम लिखें यहाँ पर डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डायमेंशन आने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सभी जो भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके बारे में हमें जानना है, उसका फॉर्मूला आपको आना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आएगा तो आप डायमेंशन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है सपोज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं m1 से और वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं L3, मतलब कि L की पावर 3 से। तो हम क्या लिखेंगे, m1 L-3। आप चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सिमिलरली एक और मैं लिख के बताता हूँ, चाहे हम बात करें स्पीड की या फिर हम बात करें वेलोसिटी की, क्या दोनों का फॉर्मूला एक ही है, स्पीड और वेलोसिटी का? क्या स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यस फॉर्मूला सेम है? यस सर। स्पीड के लिए हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी के लिए लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? लेकिन क्या दोनों ही कंडीशन में हमें लेंथ ही लेना पड़ेगा, चाहे आप डिस्टेंस लो चाहे आप डिस्प्लेसमेंट लो, राइट? तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, और इफ आई राइट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है? तो डिस्टेंस बाय टाइम लिखो या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो हम लिखेंगे L1 बाय T1। तो ये क्या हो जाएगा, L1 T⁻⁻1। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस यहाँ तक यस कोई सर। डाउट है यस बेटा? सर। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। नो अब 9th स्टैंडर्ड में आपने एक टर्म पढ़ी होगी, 9th स्टैंडर्ड अगर आप थोड़ा सा बैक करेंगे अपने आप को, दिमाग को फटाफट से, तो आपने पढ़ा होगा फ्लोटेशन वाला जो पार्ट है उसके अंदर रिलेटिव डेंसिटी के बारे में पढ़ा था, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। यस सर। ठीक है, यस सर। यस तो अब आप बताओ मेरे को, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर हम बात करें बेटा तो उसका यूनिट क्या होता है? कुछ रिलेटिव नहीं डेंसिटी होता सर। कुछ नहीं होता है, एग्जैक्टली कुछ सर भी नहीं नहीं होता, होता। इट इज यूनिटलेस, राइट? अब आप समझिए, अगर मैं यहाँ लिखूं रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है आप समझिए। जिसका माइक ऑन रह गया बेटा बंद कीजिए अपने माइक को। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है डेंसिटी ऑफ मटेरियल, क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब कि आप लोगों को हो सकता है 9th स्टैंडर्ड में जो बुक है उसमें लिखा होगा डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल की जगह सब्सटेंस की जगह मैंने मटेरियल लिखा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर। अब आप एक चीज समझिए, क्या मटेरियल की डेंसिटी का भी वही आपको यूनिट मिलेगा जो डेंसिटी ऑफ वाटर का मिलेगा? यूनिट तो दोनों का सेम ही रहेगा, मास बाय वॉल्यूम, मास यस बाय सर। वॉल्यूम, राइट? तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर मास बाय वॉल्यूम और यहाँ भी लिखूं मास बाय वॉल्यूम, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जो है ये यूनिटलेस हो जाएगा। यस और नो? यस सर। यस ये क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। अगर ये यूनिटलेस हो जाएगा, अच्छा अब आप इसका अगर हम बनाए डायमेंशन, ये तो यूनिटलेस है, ये तो कंफर्म है। अगर हम इसकी डायमेंशन बनाए तो ये क्या होगा, मास का रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं m और वॉल्यूम का L⁻⁻3, राइट? और सिमिलरली यहाँ पर भी m और L⁻⁻3। तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। यस और नो? ये भी क्या हो गया बेटा, यस सर। डायमेंशन लेस हो गया। क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा आपको? यस सर। Anyone has any यस doubt in this? नो सर। तो यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ही क्लियर समझ में आ गई कि रिलेटिव डेंसिटी कहो या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी कहो, इन दोनों ही कंडीशन में स्पेसिफिक
स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, ये क्या है, यूनिटलेस या फिर डायमेंशन लेस कह सकते हैं। अब एक चीज समझो, हम लोगों ने आगे पढ़ा था, चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे ही बता देता हूं। जैसे हमने पढ़ा था बेटा ट्रिग्नोमेट्री जब शुरुआत की थी उस टाइम पे, कि अगर ये एक सर्कल लिया है, ये एक पॉइंट है, और ये हमने कोई एंगल थीटा लिया हुआ है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस होता है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, राइट। मतलब कि बेसिकली वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क को भी L1 से रिप्रेजेंट करेंगे और रेडियस को भी L1 से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये जो थीटा हमने लिखा है बेटा, इसे कहते हैं प्लेन एंगल। इसे क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, राइट। तो यहां पर हम सब स्टडी कर रहे हैं इस वक्त प्लेन एंगल के बारे में। तो प्लेन एंगल इज यूनिटलेस एंड सॉरी, प्लेन एंगल इज डायमेंशनलेस। कैसी क्वांटिटी होगी बेटा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। क्या क्लियर है यहां तक, क्या क्लियर है यहां तक? यस सर। अब आप में से कोई मुझे ये बताए कि ये जो प्लेन एंगल है जो कि डायमेंशनलेस है, मैं लिख देता हूं, इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, राइट, क्योंकि कैंसिल हो गया, 1 आ गया आंसर। अब मुझे बताओ कि थीटा का यूनिट क्या होता है। अगर हम थीटा लिखते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट भी तो होती थी कुछ, बताओ क्या यूनिट थी? डिग्री। सर इसमें रेडियन है, इसमें रेडियन सर, रेडियन। या इसमें क्या लेते थे हम लोग, रेडियन लेते थे। क्या लेते थे बेटा, रेडियन। तो इसका यूनिट जो है वो है रेडियन, ठीक है। तो यहां पर एक चीज तो क्लियर हो गई, वो क्या, कि ऐसा भी पॉसिबल है कि ना यूनिट हो ना डायमेंशन हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। अदरवाइज आप लोगों का ये माइंडसेट बन जाता है कि अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं होगी, और डायमेंशन नहीं है तो यूनिट नहीं होगा, राइट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। आप देखिए प्लेन एंगल के केस में आप देख पा रहे हैं कि इट इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, बट स्टिल इट हैज अ यूनिट, राइट। सिमिलरली अगर आप एक चीज समझिए, आपने आइसक्रीम का कोन देखा है बेटा, सभी ने आइसक्रीम का कोन देखा है, सभी ने? यस सर। आइसक्रीम का जो कोन होता है, मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मिनट। मैं इसी में आपको रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आइसक्रीम का कोन कुछ ऐसा देखा है, समथिंग लाइक दिस, और ये आइसक्रीम हमने फिल की होती है, टॉपिंग किया होता है, राइट। तो यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये कुछ इस तरीके से एंगल बना रहा है, राइट। इसमें और इसमें फर्क है, ये जो एंगल बन रहा है इसमें और यहाँ जो एंगल बन रहा है, क्या इसमें कोई फर्क दिख रहा है आपको? हाँ सर, यस सर। ये 3D है। यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो क्या है, आपको एक 3D एंगल दिखाई दे रहा है। तो इसे हम कहते हैं बेटा सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं इसको? सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। और ये जो सॉलिड एंगल है इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से, ठीक है। और इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट जो है वो होता है स्टीरेडियन। सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड यूनिट इसकी जो है वो होती है स्टीरेडियन। ये ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट क्या होता है बेटा? स्टीरेडियन होता है। और सॉलिड एंगल का अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है
कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला देखिए, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसके बारे में आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, फिलहाल हमें डायमेंशन पे फोकस करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, तो डेफिनेटली कर्व्ड सरफेस एरिया है तो इसका डायमेंशन L/2 होगा, और रेडियस का स्क्वायर है, इसका मतलब इसका डायमेंशन भी L/2 होगा। तो क्या ये भी यूनिटलेस बन जाए, सॉरी ये भी डायमेंशन लेस हो जाएगा? यस क्या ये भी डायमेंशन लेस हो गया बेटा? इट इज डायमेंशन लेस। बोलो क्लियर है यहाँ तक? एनीवन हैव Yes, एनी डाउट? सर यस, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, सो दिस ओमेगा और दिस ओमेगा आप जिससे रिप्रेजेंट करना चाहे उससे आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सॉलिड एंगल को। बोलो यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? अब देखिए आगे, नेक्स्ट है लीनियर मोमेंटम। क्या है? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का बेटा फॉर्मूला होता है, पहली चीज तो लीनियर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का यूनिट डायमेंशन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? देखो मास का तो हो जाएगा m1, ठीक है, मास का क्या हो जाएगा? m1, और वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी बेटा होता है लेंथ अपॉन टाइम, मतलब कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम को, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है L से और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है T से। तो L/T क्या हो जाएगा? L/T। तो ये हो जाएगा L1T-1। क्या हो जाएगा? L1T-1। बोलो यहाँ तक क्लियर है? यस yes, सर। यस सर। यस सर। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा अगर हम ले लेते हैं एक्सेलरेशन, दूसरा हम क्या ले लेते हैं? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसको हम लिखते हैं v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम t। क्या लिखेंगे? v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम t। अब आप एक चीज समझो कि v फाइनल मतलब L1T1 हो जाएगा और L1T-1 हो जाएगा, यस और नो? yes, यस सर। नीचे लिख देता हूं, v फाइनल हम लिखेंगे L1T-1 और v इनिशियल भी लिखेंगे L1T-1 और टाइम को लिखेंगे t। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? देखो अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो एक्चुअल में बेटा ऐसा होता है, आप समझिए यहाँ पर कि जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर सेम दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद द ईच अदर, ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस द सेम फिजिकल क्वांटिटीज। आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो उसके बाद मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने किलोग्राम, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हम लिखे 5 किलो पोटैटो, 2 kg ऑनियन प्लस 3 kg टोमेटो। आप ऐसे ऐड कर सकते हो, तो आपको पता है 5 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 10 kg हो गया, राइट। हमें क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि क्या हम मास को ऐड कर पा रहे हैं, तो यस हम कर पा रहे हैं। तो 5 + 2 + 3 10 kg हो गया। लेकिन कोई ऐसा कर पाएगा 5 kg + 2 लीटर + 3 सेकंड? क्या आप इन 3 क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो? नो सर। नो नहीं सर। कर सकते, राइट।
तो जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा, उन सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एंड आउटपुट जो मिलेगा वो का वही मिलने वाला है। सेम फिजिकल क्वांटिटी एज एन आउटपुट आपको मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा यहाँ पे हमने 3 फिजिकल क्वांटिटी मतलब कि 5 kg, 2 kg, 3 kg को ऐड किया, तीनों को ऐड किया, सेम फिजिकल क्वांटिटी, और आउटपुट भी हमें क्या मिल रहा है, सेम फिजिकल क्वांटिटी kg ही मिल रहा है। जबकि यहाँ पर 3 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है आपको? यस सर। यहाँ Yes. तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए पहले। है भाई किसी को कोई डाउट इसमें? बताइए बेटा। नहीं है। इसका मतलब अब देखो, ये जो v फाइनल माइनस v इनिशियल लिखा है, आप चाहे ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, आपका आउटपुट क्या मिलने वाला है, वो का वही मिलने वाला है, सेम फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए हम यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे L1t-1, और नीचे क्या है, नीचे है टाइम t, उसके लिए हमने लिखा t1, तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, L1t-2 हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। Yes. Yes, यहाँ sir. पर हमने कंक्लूजन निकाला, और वो कंक्लूजन क्या है वो समझिए। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दैट फिजिकल क्वांटिटीज same physical quantities can be added, ठीक है, and subtracted with each other, then they produce same physical quantity। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को? सर यस बेटा। सर यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटी थी L और T-1 -1 तो सर उसमें तो बीच में सब्ट्रैक्शन की साइन थी। हाँ तो तो वही फिर तो। सर हमने हाँ सर वो फिर हमने वो L T क्यों लिखा? एक बार ही, बिकॉज आप उसे, मैंने यहाँ पे वही तो लिख रहा हूँ बेटा, सेम फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको जो आउटपुट मिलेगा वो सेम फिजिकल क्वांटिटी तो मिल रही है। मतलब आप v फाइनल माइनस v इनिशियल को ऐड, हम उसके मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं इस वक्त, हम बात कर रहे हैं उसके डायमेंशन की। तो डायमेंशन तो बेटा वो की वही रहने वाली है। अब आप समझो, मैं लिखूं कि 2 किलोमीटर पहले दौड़े, फिर 4 किलोमीटर दौड़े, राइट, तो 4 + 2 6 किलोमीटर आप लिखोगे, तो यूनिट तो एक ही बार लिखोगे ना, यस। बार बार तो लिखोगे नहीं कि भाई 6 किलोमीटर 1 + 1 मोर टाइम किलोमीटर लिख दिया, ऐसा तो हम नहीं करेंगे। सिमिलरली डायमेंशन भी बेटा एक ही बार लिखी जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? ओके सर। हाँ यस, थैंक हाँ, अब समझिए, ये हो गया एक पॉइंट क्लियर। ठीक है, अच्छा अब मान लो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में क्या कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो अब देखो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड विथ ईच अदर। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या पॉसिबल है, तो भाई पॉसिबल है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इन दिस कंडीशन, तो वी कैन से different types of physical quantities, can be multiplied or divided with each other
then they produce different physical quantity. बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ भाई, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. डिफरेंट टाइप्स कैसे? तो देखो यहाँ पर ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की जो हम वैल्यू मतलब कि जो डायमेंशन पुट करते हैं, तो हमें तीसरी डायमेंशन मिल रही है, मतलब कि थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी और टाइम को हमने डिवाइड किया तो मिला क्या? एक्सेलरेशन। जबकि यहाँ पर v फाइनल और v इनिशियल को ऐड किया हो या सब्ट्रैक्ट किया हो, आपको क्या मिल रहा है? v ही मिलेगा, मतलब वेलोसिटी ही मिलेगी। बात आई समझ में बेटा? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, अब समझिए कि जैसे हमने बेटा यहाँ पे लिखा था फॉर द लीनियर मोमेंटम, कि लीनियर मोमेंटम के लिए हमने लिखा, क्या मिल रहा था लीनियर मोमेंटम के लिए हमें? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मास को हम लिखते थे m1, वेलोसिटी को लिखते थे l1 t-1। यस और नो? यस सर। ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा फोर्स की, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का हो जाएगा m1, और एक्सेलरेशन क्या होता है? तो वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। चलो मैं इसको पहले ना फॉर्मूला फॉर्म में रखता हूँ। मास एक्सेलरेशन क्या होता है? तो v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम t। और ये एक्सेलरेशन का हमने निकाला, यहाँ पर क्या आया देखो, एक्सेलरेशन का क्या आया था? l1 t-2 आया था। यस और नो? एक्सेलरेशन क्या आया था? l1 t-2। तो हमने उसी का यूज किया यहाँ पर, तो मास का लिख दिया m1 और इसका लिख दिया l1 t-2। तो फोर्स का क्या आ जाएगा? m1 l1 t-2। ये सब आपको जो बेसिक्स हैं वो तो आपको याद होनी जानी चाहिए, ठीक है। बाकी की भले आप फिर फॉर्मूला पे से डिराइव करें, बाकी जो छोटी मोटी हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एक्सेलरेशन, वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब चीजें जो छोटी छोटी हैं, जो इससे आप यूज टू हो जाएंगे, ठीक है, वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे कुछ टाइम में। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, तो sir. हम क्या लिख Yes. सकते हैं? m1 l1 t-2। बोलो यहाँ तक क्लियर? अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं यहाँ पे लिखूं इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया गया होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के टाइम पे पढ़ाया था। तो इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम डेल्टा टी, ठीक है। तो इम्पल्स होता है फोर्स इंटू डेल्टा टी। याद है, अगर जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनको ध्यान होगा कि आपको क्रिकेट बॉल का एग्जांपल दिया जाता है इम्पल्स में, कि बॉल आ रही है, आप बॉल को अपने हाथ के साथ पीछे पीछे लेके जाते हो। पढ़ा है कुछ कुछ ऐसा? न्यूटन फर्स्ट लॉ के टाइम पे बताया होगा, सॉरी नॉट सेकंड लॉ, फर्स्ट टाइम के टाइम में बताया होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताया जाता है। तो इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम डेल्टा टी। तो फोर्स का क्या हो जाएगा? फोर्स का हो जाएगा m1 l1 t-2, m1 l1 t-2, और टाइम t मतलब t1। तो अब इन दोनों को देखो क्या हो जाएगा, m1 l1, ये -2 और ये +1, तो क्या हो जाएगा? -1। तो लिखेंगे m1 l1 t-1। बोलो यहाँ तक क्लियर है? तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स, क्या दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है? क्या दोनों का डायमेंशन सेम आ रहा है? तो ऐसी काफी सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती हैं कि जिनकी डायमेंशन क्या हो, सेम आ सकती है, राइट? ओके, क्लियर है यहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल, Yes, sir. Yes. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम बात करें वर्क, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, या फिर किसी भी टाइप की एनर्जी, इन सभी का डायमेंशन सेम आएगा बेटा। देखो कैसे,
अब फॉर्मूला तो वर्क का क्या होता है, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, देखो ये रहा फोर्स का, क्या हो जाएगा m1 l1 t-2, क्या आ जाएगा m1 l1 t-2। और डिस्प्लेसमेंट s, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, l1 से, राइट। तो क्या हो जाएगा m1 l2 t-2, ये हो जाएगा, यस और नो। यस सर। अच्छा टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बेटा हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, L1 से, और फोर्स को अगेन रिप्रेजेंट करेंगे किससे, m1 l1 t-2। बोलो आई बात समझ में। तो Yes, यहाँ sir. पर हो जाएगा m1 l2 t-2। बोलो बेटा आया समझ में, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। तो ये हो जाएगा, देखो जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है जैसे कि 1/2, तो उसका कोई यूनिट, सॉरी उसका कोई डायमेंशन होता नहीं है, राइट। तो 1/2 कांस्टेंट टर्म है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो हमें किससे मतलब है, mv² से मतलब है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर m का क्या हो जाएगा m1, और v का स्क्वायर मतलब कि l1 t-1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा m1 l1/2, तो क्या हो जाएगा l2, और t-1/2 तो क्या हो जाएगा -2। तो m1 l2 t-2, क्या ये तीनों का सेम आया, Yes, sir. हाँ sir. ठीक है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का आप निकालोगे तो उसका भी सेम ही आएगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, क्या होता है mgh। m मतलब मास, तो मास को हम लिखेंगे m1 से। देन ग्रेविटी इज वन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन बेटा, यस और नो। क्या ग्रेविटी Yes. एक टाइप का एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन Yes, का sir. हमारे पास में क्या है बताओ, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या आएगा बेटा, L1 T-2. वेरी गुड। तो हम L1 लिखेंगे T-. L1 t-2, वेरी गुड बेटा। और हाइट को भी क्या हम लेंथ से ही मेजर करेंगे, तो हम लिखेंगे L1। तो ये क्या हो जाएगा, L1. ये हो जाएगा m1 l2 t-2। क्या सब सेम आया, Yes. Yes. क्लियर है, Yes. क्लियर है सभी को। Yes, sir. Very Yes, good. sir. सृजल समझ में आ रहा है बेटा, Yes, sir. ओके गुड। अब आप समझिए यहाँ पर आगे। अब हम बात कर रहे हैं बेटा प्रेशर की, किसके बारे में बात करेंगे, प्रेशर। देखो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मैं सारी तो नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन जो जो हमारे काम की हैं वो सारी हम एक बार देख रहे हैं, कुछ कुछ उसमें से, ठीक है। बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं कुछ वो आपको याद रखनी है, ठीक है। वो जैसे जैसे हम करते जाएंगे आगे वैसे वैसे आपको वो याद भी होती जाएंगी साथ साथ में। अब देखिए नेक्स्ट है प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स टू द नॉर्मल सरफेस बाय सरफेस एरिया, हमेशा याद रखना, फोर्स टू द नॉर्मल सरफेस, फोर्स टू द नॉर्मल सरफेस डिवाइड बाय सरफेस एरिया। तो यहां पर फोर्स टू द नॉर्मल सरफेस, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m1 l2 t-2, क्या आएगा m1 l2 t-2 आएगा, याद नहीं हुआ इसका मतलब अभी तक है, m1 l1 t-2 आएगा, राइट। और सरफेस एरिया क्या आ जाएगा l की पावर 2। तो ये हम लिख सकते हैं m1, ये 2 ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा बेटा, तो -2 प्लस L तो की power -1, तो m1 L l-1 t-2। क्या ये क्लियर है, Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है। देन एक और देखो, स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स अपॉन
एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या यही हमें डायमेंशन मिलेगा? सेम ही है। यस सर, सेम है। यस सर। सेम आएगा सर। गुड। फिर है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये आपका आगे जब हम पढ़ेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में, आगे सेकंड बुक के अंदर आएगा, तब हम इसके बारे में देखेंगे। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब आपको स्ट्रेस तो पता है लेकिन स्ट्रेन नहीं पता, तो स्ट्रेन पता करते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है? तो स्ट्रेन का फॉर्मूला बेटा होता है स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन साइज बाय ओरिजिनल साइज। क्या होता है? चेंज इन साइज, चेंज इन साइज बाय ओरिजिनल साइज। अब चेंज इन साइज को हम क्या लिखेंगे बेटा? चेंज इन साइज मतलब कि डेल्टा एल, और चेंज ओरिजिनल साइज मतलब के एल। तो क्या ये डायमेंशनल लेस हो जाएगा L1 बाय L1? यस सर, यस सर। डायमेंशन। तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस। ले। एंड क्या ये यूनिट लेस भी होगा? यस सर। ये यूनिट लेस भी हो जाएगा, राइट? अब एक चीज समझो, स्ट्रेन का तो हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। स्ट्रेन का तो क्या मिला हमें? स्ट्रेन का हमने देखा ना यहाँ पे, इट इज डायमेंशन लेस, इट इज कुछ नहीं सर। डायमेंशन लेस, नथिंग। तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्ट्रेन की जगह 1। और स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है बेटा आपका? तो स्ट्रेस वही फोर्स फोर्स अपॉन बाय एरिया। एरिया। तो इसका भी यही होगा। यस सर। बोलो वेद, समझ में आ रहा है? यूनिट लेस है। हाँ बेटा, क्या पूछ रहे हो? स्ट्रेस भी यूनिट लेस है। नहीं, स्ट्रेस यूनिट लेस नहीं है, उसकी तो डायमेंशन है बेटा। यूनिट लेस कहाँ से हो जाएगा? वो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके। ठीक है, वेद समझ में आ रहा है बेटा? वेद, इसकी आवाज फिर चलेगी। सुजल, यस सर। समझ में आ रहा है? खुशी, यशवी, मन, शुभम, वेदांत। यस सर। अब समझिए, अगर आपको कोई कहे पावर, किसका? पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या वर्क होता है? अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, Work upon time. राइट। तो वर्क, वर्क का क्या होता है बताओ? वर्क का डायमेंशन में देखा ना हमने अभी, M1 L2 T minus 2। वेरी गुड। M1 L2 T minus 2, वेरी गुड बेटा। M1 L2 T minus 2, राइट। और टाइम का क्या होता है? तो होता है T1। तो क्या आ जाएगा बताओ जल्दी से, बताइए जल्दी। M1 L2 T minus 3 M1 L2 T M1 minus L2 3 T आएगा minus सर। 3, राइट। यस सर। ये भी हो गया पावर, ठीक है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? ये सब आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ। क्या होता है? फोर्स बाय लेंथ। अब बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या था बेटा? जल्दी बताओ, फोर्स का डायमेंशन सबको याद होना। M1 L1 M1 L1 T minus 2। वेरी गुड, M1 L1 T minus 2। और लेंथ का क्या होता है? L1 तो ये L1 फाइनल क्या आ जीरो हो जाएगा? जाएगी। फाइनल क्या हो जीरो हो जाएगा? जाएगी। M1 T minus 2। M1 T T minus minus 2, T minus 2। राइट। गुड गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये हो गया सरफेस लेंथ जीरो हो टेंशन। जाएगी सर। हाँ, L0 हो जाएगा, बिल्कुल बेटा। अब समझिए,
एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एंगुलर वेलोसिटी। जय तू बोलेगा आपकी बार, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कोई जानता है क्या? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हम लिखते हैं प्लेन एंगल बाय, प्लेन एंगल बाय क्या आएगा? टाइम। क्या आएगा? टाइम। देखो जैसे हम ये सर्कुलर मोशन करते हैं ना बेटा, ठीक है, तो हमने कहा कि ये होता है थीटा, दैट इज अ प्लेन एंगल। बट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, ए से बी पे जाने के लिए कितनी वेलोसिटी से क्या होगा? तो उसके लिए हम करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि प्लेन एंगल थीटा डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो प्लेन एंगल का बताइए क्या होता है डायमेंशन? 1 1 होता है। क्या होता है? 1। और टाइम का क्या हो जाएगा? टी। तो क्या आ T1 जाएगा? टी रेस टू -1 हो जाएगा। T raised to minus. बोलो यहाँ तक समझ में आया? Yes. और एंगुलर वेलोसिटी Yes, का sir. यूनिट, इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट तो बेटा होता है रेडियन पर सेकंड। क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. आउट। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। अब समझिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को बेटा हम लिखते हैं एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। क्या लिखेंगे? एंगुलर वेलोसिटी T की पावर -2. बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? टी रेस टू -1। T9 और नीचे Yes, क्या आ sir. जाएगा? टी। तो ये क्या हो जाएगा? टी रेस टू -2 हो जाएगा। तो Yes, sir. डायमेंशन क्या आ गया बेटा? टी रेस टू -2। यार इसका यूनिट क्या आ जाएगा? यूनिट क्या आ जाएगा? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। Second square. बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए पहले। Sir, No, sir. रेडियन कैसे आएगा सर? क्या पूछ रहे हो बेटा? सर रेडियन कैसे आएगा? अरे भाई साहब, एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है? रेडियन पर सेकंड होता है। ये एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड होता है। हाँ सर, ओके ओके, पता चल गया. हाँ, चलो अब आगे देखो, एंगुलर मोमेंटम। कौन सा? एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम को फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम, आर क्रॉस पी बेसिकली होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, अभी किससे रिप्रेजेंट करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, बट आपको जस्ट बता रहा हूँ। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे? एल। और L. लीनियर मोमेंटम के लिए क्या लिखेंगे? लीनियर मोमेंटम क्या होता था? एम इंटू वी होता था बेटा। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? Yes, sir. एम इंटू वी। एम इंटू वी मतलब एम मतलब कि m1 और v मतलब कि l1 इंटू टी T माइनस minus वन। क्या सबको M1 क्लियर है? T2 -1. क्या सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है Yes, सबको? sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा M1 m1 l2 t माइनस T2 T वन। -1. बोलो क्लियर है बेटा यहाँ तक? Yes. सबको समझ में आ रहा है बेटा? विनीत, Yes. Yes, sir. प्रथम, Yes, sir. शुभम, मनश्री, Yes, sir. गर्व,
देवांशी, Yes, Ashish, sir. Yes, sir. जामी, Yes, sir. देव, Yes, sir. क्लियर है सभी को बेटा? जय, Yes. जय, ऋषिकेश, Yes, sir. हेत, Yes. ध्रुवांशी, Yes, sir. क्लियर है सबको? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब समझिए वेवलेंथ। नेक्स्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ को बेटा रिप्रेजेंट तो हम लैम्डा से करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा। लेकिन वेवलेंथ का जो मेजरमेंट होता है वो होता है मीटर में। तो हम लिखेंगे, वेवलेंथ है तो बेसिकली डिस्टेंस ही, तो उसके लिए हम डायमेंशन क्या लेंगे? L1। क्या ले लेंगे? L1। देन फ्रीक्वेंसी, देन क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब कि, जस्ट अ मिनट, 1 अपॉन टाइम T की पीरियड पावर -1। तो क्या हो जाएगा? T की पावर -1। बोलो क्लियर है? Yes, sir. ओके। जय, आवाज आ रही है तेरे को? जय, देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, जब रोटेशन मोशन पढ़ेंगे ना तब आएगा ये। क्या आएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो मास को तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? m1 से, एंड रेडियस का स्क्वायर मतलब कि L into 2। तो L क्या का आ स्क्वायर जाएगा? M1 M1 L2। L2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. कोई Yes, डाउट? sir. Yes. No. पक्का? ठीक है। अब समझो यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर अब क्या होता है, चलो ये तो हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो ये तो चलती रहेगी, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा अभी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। कैसी टाइप की क्वांटिटीज हैं? 4 टाइप की क्वांटिटीज होती हैं। और वो 4 टाइप की क्वांटिटीज में कैसे हम डायमेंशन निकालते हैं उसके बारे में अब हमें स्टडी करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि यहाँ पर हम ये डायमेंशन को स्टडी कर रहे हैं, बेसिकली इसका यूज क्या है, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसका हमें कहाँ पर एप्लीकेशन या कहाँ पर हम इसका यूज करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में अब हम पढ़ेंगे कल। ठीक है बेटा? Yes, sir. आज के लिए इतना काफी है। मेक श्योर करना बेटा आज की जो क्लास हुई है उसको आप थरली बढ़िया से पढ़ेंगे। आज ये पूरे अच्छे से नोट्स आपके पास तैयार होने चाहिए। और जो भी नए बच्चे हैं